नमस्कार। चलिए, आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी हिस्से को समझते हैं, भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पता है, इन्हें हमारे देश के शासन की आत्मा भी कहा जाता है। तो देखते हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे आर्टिकल्स पर जाएं, एक सवाल पर सोचते हैं। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी यानी मॉरल ड्यूटी आखिर होती क्या है? हमारा संविधान इसी सवाल का जवाब देता है भाग 4 में, जो असल में देश को चलाने वालों के लिए एक मॉरल रोड मैप की तरह है। तो ये निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या? देखिए, अनुच्छेद 37 साफ कहता है कि ये देश को चलाने के लिए बुनियादी सिद्धांत हैं। हाँ, ये बात सही है कि आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन जब भी कोई कानून बनेगा तो सरकार का ये कर्तव्य है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखे। तो ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये एक तरह से मजबूत दिशा निर्देश हैं। यहाँ मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों में एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स वो हक हैं जिन्हें हम कोर्ट में जाकर मांग सकते हैं। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की नींव हैं। वहीं दूसरी तरफ निर्देशक तत्व, ये वो लक्ष्य हैं जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। एक हमें अधिकार देता है तो दूसरा एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता दिखाता है। तो आज हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इन सिद्धांतों के पीछे की मूल भावना क्या है, फिर सामाजिक और आर्थिक न्याय, इसके बाद शासन और एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, और आखिर में देश की धरोहर और दुनिया में शांति को लेकर हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं जो इसकी पूरी नींव तैयार करता है। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 36, जो ये बताता है कि राज्य कौन है। इसका मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं है, बल्कि संसद, राज्य सरकारें, नगरपालिका, पंचायत, सरकारी कंपनियां, सरकार की हर एजेंसी इसमें शामिल है। यानी ये कर्तव्य हर किसी के लिए है, हर लेवल पर। अनुच्छेद 37 का सार समझिए। ये सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक दिशा सूचक, एक मॉरल कंपस की तरह है। ये वो गाइडिंग स्टार हैं जो बताते हैं कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये संविधान की अंतरात्मा है जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, सामाजिक और आर्थिक न्याय। देखिए, ये अनुच्छेद मिलकर एक ऐसे समाज का सपना बुनते हैं जहां हर किसी को न्याय मिले। अनुच्छेद 38 कहता है कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाओ जहां सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो। अनुच्छेद 39 आय के फासले को कम करने की बात करता है। अनुच्छेद 41 काम और शिक्षा के अधिकार की बात करता है। और अनुच्छेद 46 ये सुनिश्चित करता है कि जो समुदाय पीछे रह गए हैं उनके हितों का खास ख्याल रखा जाए। और बात सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय गरिमा की भी है। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम करने की जगहें अच्छी और मानवीय हों, साथ ही महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ मिले। अनुच्छेद 43 एक लिविंग वेज यानी गुजारे लायक वेतन की बात करता है। और अनुच्छेद 47 जो बहुत जरूरी है, वो कहता है कि पोषण का स्तर और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना राज्य की जिम्मेदारी है। यही तो एक कल्याणकारी राज्य की असली पहचान है। और हाँ, शिक्षा, अनुच्छेद 45 को कैसे भूल सकते हैं? ये देश के विकास की नींव है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का इंतजाम करे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शासन चलाने के बारे में संविधान क्या दिशा निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 जमीनी लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये कहता है कि ग्राम पंचायतों को इतनी शक्ति दो कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट की तरह काम कर सके। मतलब सत्ता सिर्फ ऊपर ना रहे, नीचे तक पहुंचे, ताकि फैसले वहीं लिए जाएं जहां उनका असर होता है। अब अनुच्छेद 50 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी को कार्यपालिका यानी सरकार से अलग रखो। क्यों? ताकि अदालतें बिना किसी सरकारी दबाव के पूरी निष्पक्षता से अपना काम कर सकें। ये लोकतंत्र के लिए एक सेफ्टी वैल्व की तरह है। फिर आता है अनुच्छेद 44 जो कहता है कि राज्य पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा। ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक बड़ा लक्ष्य है जिस पर अक्सर चर्चा होती रहती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, संरक्षण और वैश्विक शांति।
ये दिलचस्प है कि कैसे संविधान भविष्य और अतीत दोनों को बचाने की बात करता है। अनुच्छेद 48 देश की आर्थिक रीढ़ यानी कृषि और पशुपालन को मॉडर्नाइज पर लाने की बात करता है, और वहीं अनुच्छेद 49 हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे ऐतिहासिक स्मारकों और जगहों की रक्षा करने का निर्देश देता है। और आखिर में अनुच्छेद 51 जो भारत की विदेश नीति का विजन तय करता है। ये कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे और दुनिया के बाकी देशों के साथ अच्छे और न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखे। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना है? पहली बात, ये निर्देशक तत्व सरकार के लिए एक मॉरल कंपस हैं। दूसरी, भले ही ये कोर्ट में लागू नहीं होते, लेकिन कानून बनाने के लिए ये फंडामेंटल हैं, यानी बेहद जरूरी। तीसरी बात, ये एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ब्लूप्रिंट हैं। और चौथी, यही एक सच्चे भारतीय कल्याणकारी राज्य का सपना है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, आज की इस 21वीं सदी में 1950 के दशक में लिखे गए ये सिद्धांत हमारे आज के भारत के लिए कितने रेलेवेंट हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।